सो बीच बीच में क्या है ना कि हर कुछ समय के बाद ना थोड़ा ऐसे अंगूठा सामने रखे एक अवेयरनेस का एक फोकस करने का कोशिश करना, है ना। या तो ब्रेथ का कर सकते हैं, लेकिन ब्रेथ से बेटर है अंगूठा। मतलब एक बार हमने बॉडी को इन्वॉल्व किया ना अवेयरनेस के लिए तो वो ज्यादा बेटर है। सी दिस इज एन एयर एलिमेंट, तो भूल भी जाते कि बीच बीच में ब्रेथ के साथ अवेयरनेस में आना है, बॉडी के साथ अवेयरनेस में आना इजी है। इज इट राइट? जैसे मैं कितना भी स्ट्रेस में रहूंगा और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे बीच में स्पीड ब्रेकर खड्डे दिखेंगे, बिकॉज वो बॉडी अवेयरनेस है ना। थॉट में बह भी जाऊंगा लेकिन समझ में आएगा नहीं, ट्रैफिक है, रेड सिग्नल है, मुझे रुकना है, ग्रीन है, मुझे जाना है। तो ये होता है कि हमें एक्चुअली हम मैक्सिमम बॉडी कॉन्शियसनेस पीपल हैं हम लोग, बिकॉज बचपन से क्या हमें सिखाया गया ना, संभाल के चलो, संभाल के रहो, ठोकर ना लगे, है ना। तो वो ऐसा अंदर जहन हो गया ना कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम अपनी अभी आजकल सेल्फियां इतनी लेते हैं, इतने फोटोज लेते हैं, बिकॉज बॉडी कॉन्शियसनेस है। राइट, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, इतने हम फेशियल ये सब चीजें कराते हैं, डिटॉक्स करवाते हैं, बिकॉज बॉडी कॉन्शियस है ना। हम लोग फूड कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है, एक्सरसाइज के लिए कॉन्शियस है हम लोग, कितने मतलब जिम योगा कितनी कॉन्शियसनेस है। वननेस का मतलब ये है कि इट्स एन अलाइनमेंट, जो रामदेव बाबा कहते हैं। रामदेव बाबा का कॉन्सेप्ट एक्चुअली वननेस का है, देखा जाएगा तो वो भले बॉडी लेवल पे योगा सिखाते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज द द थीम बिहाइंड द योगा इज माइंड के साथ एकाग्रता से रहो, है ना। आत्मा के कर्म को परखो कि भाई इस समय आत्मा क्या करवाना चाहती है, आपका सोल प्लान क्या है। बिकॉज विदाउट द सोल प्लान हमारा क्या होता है ना, हम माइंड से सोचते हैं और बॉडी से एक्शन देते हैं, माइंड से सोचते हैं बॉडी से एक्शन देते हैं, सोल प्लान बीच में आता ही नहीं है और फीलिंग भी नहीं आती है। तो हार्ट और सोल को इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए हम वननेस में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम फील करेंगे ना ये खा के अच्छा लगा तो ठीक है, मतलब वो फूड के साथ वननेस में, आई एम एंजॉइंग द फूड। अरे यार क्या खाना पड़ रहा है, मेरा टाइम खराब है, मुझे खाना तो नहीं लेकिन खा, तो आप उसके लिए गैस्ट्रिक जूस क्रिएट ही नहीं करोगे, वही आपको एसिडिटी और इश्यू क्रिएट करेगा। राइट। सो जो भी कर रहे हो या तो उससे होने से पहले इतनी करुणा हीलिंग करो कि वो सिचुएशन आपके सामने आए नहीं, लेकिन अगर आ गई है तो उसको वननेस में आने दो। मतलब जो परिस्थिति आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल आज हम वहां से मंदिर से आ रहे थे, उसने पहले बोला 150 रुपीज, हमने कहा ठीक है। फिर उसने बीच रास्ते पे बोला नहीं 200 लेंगे, हमने कहा अरे अभी तो तुमने 150 कहा, इज इट राइट। और जैसे हम यहाँ पे उतरे हमने ऑटो वाले को 200 दे दिया, बिकॉज दैट इज अ वननेस। वननेस का मतलब क्या है कि उनके साथ तालमेल, हर सिचुएशन के साथ तालमेल, हर परिस्थिति के साथ तालमेल, दैट इज अ वननेस, है ना। तो ऐसा है कि यू रिस्पेक्ट देम, यू वैल्यू देम। नहीं करते हो मतलब आप वन में हो, नहीं मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही होगा, मैं जैसे करता हूं वैसा ही होगा, तो दैट इज वन, दैट इज नॉट वननेस। सामने वाला भी मेहनत कर रहा है, उसकी भी एक वैल्यू होती है कि नहीं। आप क्रॉक्स के शॉप में जाते हो, बाटा के शॉप में जाते हो, आप 1 रुपए का बार्गिन नहीं करते हो, बिकॉज आपको लगता है वो हमसे पूछे हैं, और हम अपने नीचे वाले से ही करते हैं ना। रेस्टोरेंट में जाते हैं 350 का 550 भी सब्जी का ले लेते हैं, आप थोड़ी बार्गिन करते हो। लेकिन वही सब्जी जब रास्ते में 50 रुपए किलो बिकती है तो आप बोलते हैं 40 में दो, 30 में दो। दिस इज हाउ हमारा अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर डिफरेंसेस बहुत है, ऊंच नीच बहुत है ना। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम लोगों को जात पात के ऊंच नीच है, एक्चुअली हमारे अंदर ना स्टेटस का भी डिफरेंस है, लेवल का भी डिफरेंस है, किसके यहाँ झुकना किसको झुकाना, ये हम ह्यूमन बींग की एक चतुराई होती है ना। मदर इन लॉ सोचती है नहीं बहू है, मैं तो उसको डोमिनेट करूंगी, मेरा हक है, इज इट राइट। सो ये जो चीजें है ना जो हम दबते हैं या दबाते हैं ना, वो वननेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली वी आर आउट ऑफ द ट्रैक। तो डोमिनेट भी नहीं करना है और डोमिनेट होना भी नहीं है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है करके। क्योंकि हमारा क्या ना बीच बीच में फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, और वननेस का कॉन्सेप्ट है कि एयर और ईथर के साथ ज्यादा जीना है, फायर के साथ सिर्फ काम करना है, फायर को दूसरों पे नहीं लगाना है। मतलब हम जलेंगे किसके, जलसी है दैट्स अ फायर, हमारा ईगो है दैट्स अ फायर, हम लीडरशिप दिखाते हैं दैट्स अ फायर।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अवेयरनेस का मतलब क्या है कि कौन से टाइम पे कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, ये समझ लो। आप मेरे सामने हो और मैं एयर ईथर के साथ काम बात कर रहा हूं, तो मतलब आई एम इन वननेस विथ यू। मैं फायर के साथ बात कर रहा हूं, मतलब मैं डोमिनेट कर रहा हूं, आपको ये करना ही पड़ेगा। हाउ कांट यू डू इट? मेरा आदेश है, मैंने बोला ना आपको। सी, दिस इज हाउ यहां डिफरेंस आ जाता है और वहां पे हम लोग का फ्रिक्शन हो जाता है। सो वेर एवर देर इज अ फायर देर इज अ फ्रिक्शन। आपने बचपन में देखा ना, दो पत्थर को हम रगड़ते तो क्या होता है? फायर होता है। इज इट राइट? तो कहते थे कि जब सामने वाला हमारे साथ तालमेल से नहीं रहता है, मतलब वो पत्थर इंसान है, तो पत्थर इंसान क्या करेगा? अंगारी ही पैदा करेगा ना, चिंगारी ही पैदा करेगा। इज इट राइट? सो हमें बचपन से ना पत्थर की मूर्तियों को पूजने की एक आदत लगा दी है पेरेंट्स ने। क्योंकि अगर आप उस पत्थर को भगवान मानते हो तो इन आपके सामने कैसा भी पत्थर दिल इंसान हो, यू हैव टू थिंक दैट इज अ गॉड, दैट इज अ वननेस। मतलब सिर्फ नहीं कि पत्थर के मूर्ति को भगवान मानना, इंसान भी पत्थर दे दे उसको भी भगवान मानना कि इसके अंदर में वो परमात्मा है और वो मेरा कर्म क्लियर करने के लिए आया है। जो मेरा सरफेस पे कर्म चल रहा है, जो सोल का मेरा प्लान चल रहा है ना, ये उसको होने के लिए आया है। इज इट क्लियर? आप बोलोगे कैसे? मैं समझाता हूँ कि सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, कोई आरटीओ ऑफिसर सामने है, मतलब वो तो एक डिसिप्लिन से चलाने की कोशिश कर रहा है ना आपको, तो पत्थर दिल इंसान है, वो पिघलने वाला तो नहीं है। इज इट राइट? आप वीजा की ऑफिस में गए, आपने एक गलती की, वो पत्थर दिल इंसान है कि मैं मैनिपुलेट नहीं करूंगा, तुम्हारी गलती है, दूसरी बार। इज इट राइट? तो सामने वाला आप देखो कि मैक्सिमम टाइम पे ना वो आपसे कोई बातें मानने ही नहीं वाला, वो मनाने ही वाला, वो अपने हिसाब से ही चलने वाला। क्यों? क्योंकि आपको कर्म क्लियर करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया है। अगर मैं इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट की टिकट लेता हूं, क्या मैं बिजनेस क्लास में बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता। मैं बोलूंगा नहीं मेरी फ्लाइट की टिकट है, वो बोलेगी फ्लाइट की टिकट नहीं, आपकी इकोनॉमिक फ्लाइट की टिकट है। सी, इसमें डिफरेंस है कि नहीं? सो वननेस मतलब मैं जिस चीज के लायक हूं, मुझे उस चीज को होने देना है, दैट इज अ वननेस। आप अपनी लोअर स्केल रह के अपर स्केल को नहीं सोच सकते हो कि नहीं मैं तो कुछ भी करूंगा। राइट? आपको सोसाइटी ने जो पार्किंग अलॉट की है, आप वही गाड़ी रखोगे तो ठीक है, आप और कहीं रखोगे तो आपकी कंप्लेन होगी कि नहीं? राइट? अब्रॉड में तो कैसे टिकट्स मिलती है तुम्हें, थोड़ा भी अगर आपने गलती किया तो। मतलब सामने कानून कौन है? पत्थर कानून है। इसलिए वो आंख पे बट्टी लगा के देखा ना आपने, अदालत में क्या होता है? अंधा कानून। अंधा कानून का मतलब क्या? सामने पत्थर दिल है, वो आपकी कोई सुनने वाला नहीं, आपकी सुनवाई चलेगी ही नहीं। इट इज नॉट अबाउट द लॉ विच इज ऑपरेटिंग, इट इज वॉट द कर्म इज ऑपरेटिंग। ये डिफरेंस आज यहां समझ लो। सामने कोई लॉ नहीं चल रहा है। लॉ तो एक फॉर्मेलिटी का होता है कि ये पेनल्टी कोड ये है। एक्चुअली आपका कार्मिक क्लियरेंस चल रहा है। नहीं तो आप मुझे बताओ वो सिचुएशन में आप जाओगे क्यों? आपको टिकट मिलेगी क्यों? गाड़ी तो अच्छी चला रहे हो। इज इट राइट? लोगों के साथ बहस क्यों होती, झगड़े क्यों होते हो? क्योंकि उस टाइम पे कर्म क्लियरेंस का टाइम आ गया है। और अगर आप उसको होने देते हो, मतलब आप वननेस में आ गए, और वननेस में आने के बाद टिक गए, तो वो शून्य में आ गए, मतलब वो कर्म डिसॉल्व हो गया। तो एक फॉर्मूला है जिसको मैं हमेशा कहता हूं, 0 1 0। इस एक फॉर्मूला है। तो 0 1 0 का फॉर्मूला का मतलब क्या है कि हम शून्य से आए हैं, शून्य में जाना है, लेकिन बीच में वन में रहना है, वननेस में रहना है। दुनिया के साथ अगर आप वननेस में नहीं रहेंगे, तालमेल के साथ नहीं रहेंगे, तो दुनिया हमें शून्य करेगी और हमारा ईगो उसको होने नहीं देगा। जैसे एक बहू जाती है और वो सास के साथ वननेस में है, राइट, तो सास उसको हेल्प करेगी, और नहीं है तो सास उसको शून्य करेगी। ये फॉर्मूला समझ रहे आप कहीं में भी जाओ, ये फॉर्मूला अप्लाई करना कि उसको आपने होने दिया, इसका मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप शून्य है। राइट? कोर्ट ने सजा सुनाई, आपने कहा ठीक है, शायद मेरा इस जन्म का कर्म है या पिछले जन्म का, मैं मानता हूं कभी तो मेरे सोल ने ये कर्म किया रहेगा, मतलब आप उसकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हो, तो आप शून्य में आ गए। तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ ना?
नॉर्मली हम लोग कैसा है ना, ह्यूमन बी कैसे, मैंने क्या गुनाह किया, मेरा क्या कसूर है, वाई मी, वाई आई एम विक्टिमाइज्ड, मैंने तो कुछ किया भी नहीं इतना। बट आपने नहीं किया, ये आप कहते हो, सोल थोड़ी कहती है। सोल से तो बात करूं कि भाई तुमने कभी युद्ध किया, तुमने कभी वॉरियर लाइफ जी, कभी तांत्रिक लाइफ जी, कभी तुमने बिट्रे किया है, कभी तुमने चीट किया है, हु नोज दैट, टेल मी। तो इसलिए क्या है ना कि इवन मुझे लगता है बुद्धा और महावीर जैसे लोग, जिसने या जीसस जैसे लोग ने भी ने सोच लिया कि अगर मुझे मोक्ष चाहिए ना तो मुझे दिमाग नहीं लगाना है, वो मुझे क्रूसीफाइड करे तो होने देना है, वो खिल्ला ठोके मेरे दिमाग में तो करने देना है, समझ में आना है, वो मेरा कुछ भी करे करने देना है। क्यों? क्योंकि अब मैंने इंटेंशन डाला है मोक्ष निर्वाण का, अब सामने जो परिस्थिति आई है उसके साथ मैं वननेस में नहीं रहूंगा तो शून्य कैसे होऊंगा? थिंक अबाउट इट ना। सामने वाला एक वैल्यू लेके बैठा है, चाहे वो जूता लेके बैठा है, मोबाइल लेके बैठा है, कपड़ा लेके बैठा है, गोल्ड लेके बैठा है। आप बोलोगे नहीं 10 साल पहले मैंने है ना 20,000 तोले में मैंने गोल्ड खरीदा, अभी इतना है, मैं नहीं मानता। बट आपके ना मानने से क्या आपको वो चीज मिलने वाली है वो रेट में? अब गोल्ड का जो रेट चल रहा है वही होगा कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न। एक तो ये समझ लो कि दुनिया में ना एक बहुत कलेक्टिव पैटर्न्स चल रही है जिसको आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी कि आज के दौर में कौन सी पैटर्न चल रही है, वो यंग जनरेशन की, वो ओल्ड एज की, वो बच्चों की, कोई भी, हर एक की एक कलेक्टिव पैटर्न चल रही है। उसका रिसर्च आपको अपडेटेड वर्जन में रहना पड़ेगा। आज चल क्या रहा है, आदमी रील्स क्यों देख रहा है, आदमी पूरा दिन मोबाइल में क्यों घुसा पड़ा रहता है, उसको देखना है लेकिन वो समझ नहीं रहा है, सिर्फ देख रहा है। साधुओं की भी कोई एक पैटर्न चल रही है, संतों की भी, गुरुओं की भी एक पैटर्न चल रही है, कुंभ की भी एक पैटर्न चल रही है। कुछ तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस पैटर्न चल रही है जो मास ऑफ द लेवल उसको फॉलो कर रही है। टेल मी, है कि नहीं? मास ऑफ द लेवल फॉलो कर रही है। ट्रंप किसको फॉलो कर रहा है? मास ऑफ द अमेरिकन पीपल, कि वो चाहता है कि बस अमेरिकन लोग ही आगे जाएं, दूसरे नहीं। राइट? जैसे महाराष्ट्र में ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का राज चलता है कि नहीं महाराष्ट्र ही आने चाहिए, बाकी कोई नहीं रहना चाहिए। तो वो अपनी एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसके चक्कर में वो सबको शून्य कर रहा है। ट्रंप भी शून्य कर रहा है अमेरिका को, ठाकरे भी शून्य कर रहे हैं, इज इट राइट, महाराष्ट्र को। तो ये वो कलेक्टिव पैटर्न को पकड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी एक मास पब्लिक है जो अपलिफ्ट होना चाहती है, वो तो विक्टिमाइज होगी ना। एक टाइम पे उसको शून्य होना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा वहां से बाहर। स्टूडेंट्स निकल रहे, जॉब छूट रहे, समझ गए कि नहीं? दूसरे कास्ट के लोग भाग रहे क्योंकि उनको शून्य होना पड़ता है। कुदरत का नियम है, कोई भी टाइम ज्यादा नहीं रह सकते कहीं पे भी। आप रह सकते हो? मुझे बताओ। कोई नहीं रह सकता, मंदिर का पुजारी भी नहीं रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है, बिकॉज एक टाइम के बाद विनाश होता है, उसका शून्य हो जाता है। So oneness doesn't help. वननेस हेल्प करेगा उस प्रेजेंट मोमेंट के एग्जिस्टेंस में, और आपको शून्य होने में हेल्प करेगा क्योंकि आप उसको होने दिए ना, आपका कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो जो आदमी उस टाइम पे कानून नहीं मानता तो वो तो वननेस में नहीं है ना, और जो नहीं मानता उसके लिए कर्म कैरी फॉरवर्ड हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इज इट राइट? तो ये नहीं हमको दिमाग लगाने के ऐसा क्यों, ये होटल का रेट 3,000 रुपया पर डे क्यों, वहां 1,500 में मिल रहा है, वहां 500 में मिल रहा है, यहाँ 3,000 क्यों? हम दिमाग नहीं लगा सकते बिकॉज वो कुछ अपने माइंडसेट से चल रहे हैं। ये हमको देखना है कि भाई 3,000 में भी फैसिलिटी मिल रही है, कहीं तो 1,000 रुपए भी इससे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। सो दिस इज द रिसर्च वर्क यू हैव टू डू इट। समझ में कि फाइट नहीं करना है किसी के साथ, झगड़ना नहीं है, ज्यादा बार्गेन नहीं करना है। बार्गेन करने से कितना कम होगा? 10-20% कम होगा। कोई 3,000 का कोई 1,000 रुपए में थोड़ी आपको रूम देने वाला है। इज इट क्लियर? सो एक्सेप्ट कि वहां का उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को एक्सेप्ट करो। उस डिमांड के पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। मतलब मदर इन डॉटर इन लॉ पूछे कि मेरी मदर इन लॉ पैसे इतनी सेवा क्यों जाती है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? देयर इज नो लॉजिक। आपकी पार्टनर्स आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, देयर इज नो लॉजिक। आपके बच्चे कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज ओनली अ कर्मा क्लियरेंस। मैं तो मानता हूं
वो उसको भी नहीं पता वो क्यों डिमांड कर रहे हैं। मुझे बताओ है क्या लॉजिक? पूछो, किसी को भी पूछो, होटल वाले को पूछो तुमने इसका 3,000 क्यों रखा है, बाहर इतनी सस्ती मिलती है। बच्चे को पूछो भाई तुम टैब क्यों मांग रहे हो, मोबाइल क्यों मांग रहे हो, तुम तो इतने छोटे बच्चे हो, राइट। मदर इन लॉ को पूछो भाई तुम मुझसे ही बार बार क्यों पानी का ग्लास मांगती हो, मेरे से पहले तो तुम पीती थी ना, किचन में जाके लेती थी ना। सी देयर इज नो लॉजिक, एक्चुअली देयर इज ओनली अ क्लियरेंस, ओनली क्लियरेंस। और वननेस में रहने से ना क्लियरेंस बहुत फास्ट होती है, ये मैंने देखा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए मैंने पिछले एक टॉक में कहा था कि विष्णु भगवान भी शिवा को रिस्पेक्ट करते थे, शिवा भी विष्णु भगवान को रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो भी वननेस में थे एक दूसरे के साथ, गॉड गॉडेसेस भी। मतलब कोई नव दुर्गा माँ में कोई ऐसे कंपटीशन नहीं थी। दे हैड देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल क्वालिटी। इज इट राइट? आपने देखा जब वो लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, तो हम उनकी फ्रेगमेंटेड कॉन्शियस लेके क्यों झगड़ेंगे? आपको सिर्फ उनकी कॉन्शियसनेस के साथ वननेस में रहना है, जो आपका हायर सेल्फ है, उसके साथ रहे ना, तो आप लड़ोगे कभी नहीं, झगड़ोगे कभी नहीं, तो आप एक्सेप्टेंस में रहोगे। लेकिन आप उस हायर सेल्फ के साथ नहीं रह रहे हो, आप अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी बिलीफ के साथ रह रहे हो, इसलिए लड़ रहे हो। नहीं तो कहाँ मुझे बताओ कि किसी गीता में लिखा है कि इस जाति से आपको लड़ना है या आपको युद्ध करना है। उन्होंने कहा अधर्म से लड़ना है, दूसरे जाति से लड़ना ऐसे कहीं लिखा है? मुझे बताओ। किसी जैन की किताब में देखो, किसी बाइबल में देखो, किसी कुरान में देखो, कुरान में भी नहीं लिखा है। इसलिए तो जो स्पिरिचुअल इस्लामिक लोग हैं वो तो कहते हैं डायरेक्ट इसको, भाई तू अपनी मनमानी कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा नहीं है कि हिंदू को विनाश करना है या ऐसे करना है। बिकॉज दे आर नॉट इन वननेस विद द एक्चुअल मोहम्मद प्रॉफिट। इज इट राइट? तो कोई भी जो हायर सेल्फ होता है, हायर कॉन्शियसनेस वाले होते हैं, वो कभी लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, आपने कभी अपने एज अ पेरेंट्स कभी बच्चों को जाके बोला है क्या कि सोसाइटी के उन बच्चों के साथ जाके लड़ो? कभी बोला है क्या आपने? कंपटीशन की बात करोगे कि नहीं, तुझे उससे ज्यादा नंबर आने हैं, लेकिन लड़ने की बात थोड़ी करोगे, मारने की बात थोड़ी करोगे आप। इज इट राइट? सो ये मैं आपको क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखना आपके 24 आवर्स में जितनी भी चीजें तकलीफ वाली है ना, पेनफुल है ना, टॉर्चरिंग है ना, एक्चुअली ओनली द रीजन इज यू आर नॉट इन वननेस विथ योर कर्मा। मैंने इतनी अपनी 165 पास लाइफ देखने के बाद ना, मैं अपनी सोल से वननेस में आ गया, सोल कर्मा से। तो मुझे कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगती, कोई चीज मुझे बोरिंग नहीं लगती, कोई चीज मुझे मतलब थकाती भी नहीं है, बिकॉज मुझे समझ में आता है कि जो बाकी है वो मुझे पूरा करना है, बस बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? कल मेरी फ्लाइट मुंबई की थी, लेकिन मैंने रीशेड्यूल करके अहमदाबाद की कर ली, क्योंकि अचानक मुझे पता चला मुझे देवी पूजा के लिए कच्छ में जाना है। तो मैं थोड़ी बोलूंगा यार मैं कितने दिन से घर से बाहर हूं, कब मैं घर पहुंचूंगा। सो दिस इज हाउ आई एम रेजोनेंस विथ माई सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोल कर्मा। तो जो मेरे सामने परिस्थिति आती है मैं उसे बोले देता हूं। अगर उसके पहले मैंने हीलिंग कर दी होती तो शायद ये सिचुएशन मेरे सामने नहीं आती। मैंने साइकिक सर्जरी कर ली होती, मैंने शायद कॉर्ड कटिंग की होती, मैंने फॉरगिवनेस की होती, तो शायद सिचुएशन मेरे सामने नहीं आती। इज इट राइट? लेकिन जो मेरे सामने आ रही है सिचुएशन, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स द वे आउट। तो आप पहले अपने अलाइनमेंट में आओ, अपने वननेस में आओ, माइंड बॉडी सोल का। जो सोल का माइंड कह रहा है, ब्रेन का माइंड नहीं कह रहा है, सोल का माइंड जो कह रहा है, वो अवेयरनेस वहां चाहिए। अवेयरनेस कहाँ चाहिए? ऊपर की कॉन्शियसनेस के साथ चाहिए। अवेयरनेस सिर्फ नीचे की नहीं चाहिए, हाँ कि मैं गलत कर रहा हूं तो मैं आई एम अवेयर मैं क्या गलत कर रहा हूं। सी दैट इज नॉट एन अवेयरनेस। ये तो जस्ट यू आर कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स नॉट एन अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि आत्मा इस समय क्या करवाना चाहती है, सिचुएशन क्या करवाना चाहती है, सिचुएशन की कॉलिंग क्या है, परिस्थिति क्या डिमांड कर रही है आपके सामने। इज इट राइट? आप यहाँ स्पेस में बैठे हो, वहां मंदिर में धक्के लगते हैं, तो दैट इज अ सिचुएशन बेस्ड। हाउ कैन यू अवॉइड दैट? आप प्रे कर सकते हो कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो जाए, जैसे शिरडी में, तिरुपति में है, वैष्णो देवी में है। इज इट राइट? बट यू कैन नॉट चेंज ऑन योर ओन। आप सिर्फ सीड्स डाल सकते हो, थॉट्स डाल सकते हो। आप अपनी स्पिरिचुअल
सिंबल्स डाल सकते हो, तो मे भी कोई कैच करेगा और धीरे धीरे आपके जैसे लोग कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस न्यू पैटर्न क्रिएट करेंगे और कहीं रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब समझ में आ रहा है आपको? तो कहते हैं ना, हर एक सीट से इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअलिटी से कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत साथ से शिरडी जाते हैं, मुंबई से रोड इतने खराब, 5-6 घंटे लगते हैं। हमने हर बार सिंबल्स डाले, जब 100 ईयर्स हुए ना तभी भी हमने बहुत सिंबल्स डाले थे। 2019 में हमने कहा यहाँ 300 करोड़ रुपए हैं इनके पास, रोड्स बनाने चाहिए कि नहीं? तो अब इतना हाईवे बन गया कि अब हम 3.5 आवर्स में पहुंच रहे मुंबई से शिरडी। तो ऐसे नहीं कि भाई हमने कुछ किया, लेकिन हमने थॉट्स डाले, हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, हमने धरती माँ को सिंबल्स डाले कि हम जल्दी ठीक हो जाओ, तो हमारा आना जाना ज्यादा हो जाए। तो जो साल में हम एक रिट्रीट करते थे, विचार करते हैं हम तो शिरडी में, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी लोगों को ना बहुत चेंज होने के लिए आप और हमारे जैसे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। लोग सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग ओल्ड कल्चर के साथ वननेस में है, न्यू कलेक्टिव डिमांड के साथ वननेस में नहीं है। तो या रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, या डेवलप नहीं हो रहा है, या कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। तो आप मुझे बताओ फ्यूचर कैसा रहेगा इसका? कैसा रहेगा? हाँ, वैसे ही रहेगा। आप आ गए हो, आपके नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी ऐसे वेस्ट में आएंगे। वॉशरूम ढंग का नहीं मिलेगा, रास्ते नहीं मिलेंगे, रास्ते में गंदगी कितनी है, इज इट राइट? तो ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सिर्फ हमको उस प्रथा को निभाना नहीं है, उस प्रथा को भी अपडेटेड वर्जन में लाना है। हम ओल्ड कल्चर को नहीं छोड़ रहे, ओल्ड कल्चर को अपडेट वर्जन में लेके आते। समझ में आ रहा है कि हम कहीं पे लाइव दर्शन भी करवा सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं। तो जो नहीं आते उनको तो फोटो दिखा सकते हो कि नहीं? लेकिन ये कौन करेगा? Who will do that? Tell me. कौन करेगा? We have to do it. हम जो गिने चुने इतने लोग हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, वही तो कर सकते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस कभी कोई नया कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी आए तो योगा डे बना, नहीं तो इसके पहले योगा होता था, योगा डे थोड़ी था। समझ में कि नहीं? स्कूल कॉलेजेस में योगा है। तो किसी को तो एक सब कलेक्टिव नई प्रथा को पकड़ने आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट कैचिंग ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी। तो हम साइंस के जरिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑरा के जरिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कंटिन्यूसली गलत चल रहा है इस दुनिया में। तो हम उसके लिए सिंबल्स डालते हैं, मास हीलिंग कर रहे हैं, इतने हम लोग पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं, इतने नए नए वीडियोस हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ताकि आने वाले जनरेशन को लगे कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करने जैसा है। अदरवाइज तो करेंगे ही नहीं ये लोग। कोई गंगा के तट पे जाके आरती नहीं करेंगे, कोई मंदिर नहीं जाएंगे, कोई भीड़ में खड़े नहीं रहेंगे। इससे तो लोग मॉल में जाना पसंद करेंगे, इज राइट? डिस्को में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि डिस्को में भले इतना अल्कोहल है, इतना ड्रग्स है, लेकिन हाई टेक तो है। तो डिमांड जो है वो डिमांड सब तरीके से पूरी होनी चाहिए। हम कहेंगे कि नहीं पुरानी चीजें छूट रही हैं, लेकिन पुरानी चीजें छूटती नहीं है, पुरानी चीजों को अलग ढंग से प्रेजेंट करते आना चाहिए। और अगर आप ये कर पाए तो उसका अस्तित्व बना रहेगा, और नहीं कर पाए तो पूरा डिमोलिश हो जाएगा। हम लोग जहां पे जोड़िस तीर्थंकर की जगह पे जाते हैं तो धीरे धीरे सब खंडित हो गए। हम कोणार्क टेम्पल गए, वो मंदिर खंडित हो गया, बंद ही हो गया। हमने देखा है कि नहीं? एलिफेंटा केव्स देखो, अजंता एलोरा केव्स देखो, सब खंडित हो गए, बिकॉज कोई प्रिजर्व करने वाला ही नहीं है। उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी तो होनी चाहिए कि नहीं? तो दैट इज द वननेस विद दैट प्लेस। उस हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हिस्ट्री को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है, उसकी वैल्यू करना है।
कि हाँ यहाँ पे इतने हाथी ऊपर चढ़ा के पत्थर लेके गए, यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज थिंग्स, यू हैव टू हील दोज थिंग्स। वहां मेडिटेशन करो, वहां स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, तो उसका अस्तित्व बना रहेगा। सेल्फी खींच के आ जाओगे तो वो तो खत्म हो जाएगा कि नहीं। वहां दुकानें लगा के बैठोगे, सिर्फ बिजनेस करोगे, तो मुझे बताओ खत्म होगा कि नहीं। तो वननेस का मतलब है कि हर चीज, पुरानी चीज के साथ भी वननेस, नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी वननेस। मतलब जहां 5G चल रहा है, आप 2G का इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं चल सकते हो। दैट इज अ वननेस। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो चीजें नई है उसको अपनाने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे आज तक नहीं समझा। लेकिन जो चीज पुरानी है उसको वैल्यू करो, सिर्फ म्यूजियम में मत रखो, उसको दिल में रखो। दैट इज अ वननेस। हम क्या करते थे, म्यूजियम में जाते हैं, हाँ मैंने देखा कि साईं बाबा की ये पालकी थी, उनकी ये पादुका थे, तो व्हाट्स द यूज ऑफ इट, राइट। प्रेमानंद महाराज इतनी अच्छी बातें करते हैं, उनके साथ वननेस में आ जाओ। उनके साथ फोटो खिंचा के या उनका मतलब फ्रेम लगा के जस्ट दिखाने के हाँ मैं भी फॉलोअर हूं इसका, दैट इज नॉट अ वननेस। उनके एथिक्स के फॉलोअर चाहिए, उनके फॉलोअर नहीं चाहिए। मैं तो मेरा भी बात करता हूं, मुझे भी फॉलो मत करो, मैं जो फॉलो करता हूं वो फॉलो करो। दैट इज अ वननेस। मुझे फॉलो करके क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो आजकल क्या है ना, स्टेटस के लिए ना हम लगाते हैं कि हम आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर हैं, हम ईशा के फॉलोअर्स हैं, हम दादा भगवान के फॉलोअर हैं। लेकिन देखो क्या को गुरु आपको रिलीजियस बनाना चाहते हैं क्या, नहीं, वो आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं। आप स्टेटस पे लगा के ना रिलीजियस बन रहे हैं। तो कुछ साल पहले मैंने एक टॉक में कहा था कि 30 साल के बाद की जितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का एक जात का नाम हो जाएगा कि ये रिलीजन को मैं बिलोंग करता हूं। फिर रिलीजन कौन सा होगा, स्पिरिचुअलिज्म ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे कि नहीं। मतलब आज जैसे हम बोलते हैं हम हिंदू है ना, सिख है, इस्लामिक है, कल हम कहेंगे हम आर्ट ऑफ लिविंग के रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम ब्रह्म कुमारी के रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ईशा को रिलीजन को बिलोंग, बिकॉज वो स्टैंपिंग हो जाएगा। वो आपको पर्सनल पाथ पे भेज रहे हैं, आप उनके पाथ पे चल रहे, दैट शुडंट हैपन। तो फिर क्या होगा, मोनोटोनस हो जाएगा। फिर उसकी ना एक स्कूलिंग हो जाएगी, उसकी एक बिलीफ सिस्टम हो जाएगी कि वो ये कहते थे, फिर उसका एक धर्म बन जाएगा, उसकी किताबें बन जाएगी। तो मुझे बताओ ना, हम स्कूल से कॉलेज में आएंगे कब। तो ये वननेस थोड़ी हुआ। वननेस का मतलब है कि आप जहां भी नहीं जाओ, आप अगर शिवयोग में गए तो उस गुरु ने जो सिखाया सीख लो, घर पे आके प्रैक्टिस करो। आप दादा भगवान में जाओ, जो आपको सिखाया घर पे आके प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ में उतारो, अपने संस्कार में छीन लो। दैट इज अ वननेस। समझ में कि नहीं। राजयोग सिखाया ब्रह्म कुमारी में, राजयोग करो। ये मत सोचो उसने आंखें खुली रखी बोली, उसने आंखें बंद करके बोली, मैं किसको फॉलो करूं, मैं कंफ्यूज हूं। डोंट मिक्स एनीथिंग। जो जहां पे है उसको उसकी पोजीशन दो, वैल्यू दैट थिंग। इज इट राइट। तो कभी अगर हमने बंद करके किया, कभी खुली रखी किया, तो कौन सा नुकसान हो गया, कौन सा आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने वाला है। हाँ, कभी प्राणायाम के साथ आपने हीलिंग की, कभी भस्त्रिका के साथ हीलिंग कर दी, है ना। कभी आपने आरती अटेंड करके वहां मुने की कर ली, कभी गंगा तट पे बैठ के साइकिक सर्जरी कर ली। मुझे बताओ कौन सा प्रॉब्लम है। दैट्स द वननेस ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन वेरिएशन। दैट्स द रियल इंटीग्रेशन ऑफ वननेस। अब समझ में आ रहा है। तो ये इतनी वेरिएशन वाली जब प्रैक्टिस होगी ना, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो मोनोटोनस नहीं होगी। मैं भी जब माला जपता हूँ ना सुबह 108 की, तो हर बीट पे अलग अलग मंत्र, अलग अलग सिंबल्स करता हूँ, तो मेरी अवेयरनेस बनी रहती है। नहीं तो बहुत साल पहले मैं कैसे एक ही मंत्र चैंट करता था, तो 5-6 मंत्र के बाद तो मैं खो ही जाता था कि पता नहीं क्या चल रहा है। जब वो सॉफ्ट पार्ट हाथ में आता था पता चलता 108 हो गई, चलो रख दो। सब तक तो वो चैंटिंग ही चल रही थी। इज इट राइट। लेकिन वो चैंटिंग से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरा क्या ऑरा में डिफरेंस आ रहा है, मेरे कोई चक्रस के ऑसिलेशन में डिफरेंस आ रहा है, वो मुझे समझ ही नहीं रहा था।
लेकिन मैं जब ऐसे करता हूं और जब ये बायो सेंसर्स होते हैं, ये अलग अलग मुद्रास जो बनते हैं, उससे मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर क्या हलचल हो रही है। समझ में आ रहा है? सो ये सारी प्रैक्टिस है ना, एनर्जी लेने की है और ट्रांसफॉर्मेशन करने की है, अपने अंदर चेंज लाने के लिए। एनर्जी लेना है, कुछ चेंज करना है। तो सिर्फ लेना ही नहीं है और सिर्फ अपने डिजायर ड्रीम को मैनिफेस्टेशन में नहीं लगाना है। तो मोनोटोनस हो गया कि नहीं? कितना भी अचीवमेंट कर लो, लेकिन अगर आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, चेंजेस नहीं आए, तो कितनी आरतियां करोगे, कितने अभिषेक करोगे, कितने चार धाम जाओगे, कितने मतलब शक्तिपीठ जाओगे, मतलब क्या है मुझे बताओ। हर वो 51 पार्ट का एक एक पार्ट के साथ वननेस में आना चाहिए, तब अंदर की फेमिनिन एनर्जी पूरी हो जाएगी। दैट इज अ वननेस। हर 12 ज्योतिर्लिंग पे एक एक कॉन्शियसनेस शिवा की लेनी पड़ेगी, तब जाके शिवा अंदर वननेस में आएंगे। हम समझ में आ रहे हैं? एंड देयर इज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा एंड शक्ति। और जब अलग अलग, दुर्गा माँ की एक ये शक्ति ली, शिवा की ये एक कॉन्शियसनेस ली, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दूसरी बार दूसरी कोई शक्ति ली, एक माँ का फॉर्म लिया आपने, एक्टिवेट किया, और यहाँ शिवा की एक अलग कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट की, और आपने 100% किया काम। दैट इज अ वननेस। आप समझ रहे हैं? नहीं तो इतनी लाइफ की जरूरत क्या थी? तो कभी हमारे अंदर केदार बाबा की कॉन्शियसनेस एक्टिव होती है, कभी माँ लक्ष्मी की होती है, कहीं माँ काली की होती है। सो दैट इज द डिफरेंस, शिवा एंड शक्ति, शिवा एंड शक्ति, शिवा एंड शक्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जब चीजें होती है ना, तो समझ में आता है ये दोनों ने साथ साथ में रोल प्ले किया, उस कॉन्शियसनेस ने और ये माँ की शक्ति ने। देर इज नो डिफरेंस कि भाई कहीं तो मैं ब्रह्मा की भी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा हूं और कहीं मैं पार्वती माँ की कर रहा हूं। सो दैट इज अ डिफरेंस। समझ रहा? सो ये मैं क्या, उसी इट्स एन एनर्जी मेडिसिन। और वो कॉन्शियसनेस क्या, फटा क्या है कि आप अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, मतलब आप होश के साथ कर रहे हो, तो आपकी चेतना एक लेवल बढ़ेगी, आपकी सोल एक लेवल बढ़ेगी। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन ये चीजें हमें नहीं समझाई, हमें बहुत मोनोटोनस बना दिया। इस ग्रंथ को फॉलो करो, इस पंडित को फॉलो करो, इस गॉड को फॉलो करो, लेकिन उनका क्या, जो 72,000 नाड़ियां खोलने के लिए ह्यूमन का बर्थ हो रहा है। हाउ विल यू ओपन, टेल मी? एक ही चीज कंटिन्यूसली करते जाओगे। अगर मैं आपको कहूं कि रोज आप सिर्फ ककड़ी टमाटर ही खाओ, भले वो कितने भी अच्छे हैं, आपको नहीं लगता आपके बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसीज क्रिएट होंगी? हाँ, आप सिर्फ राइस खाओ, आप सिर्फ चपाती खाओ, हाउ विल इट वर्क, टेल मी? सो ये समझना है, ये बात समझनी है हमें कि जितनी भी अलग अलग डिमांड है बॉडी की, इन टर्म्स ऑफ बॉडी लेवल पे या इन टर्म्स ऑफ माइंड की थॉट साइकोलॉजिकल लेवल पे, यू हैव टू प्रोवाइड इट, जितनी भी है। और वो कब हो सकती है कि जब आपको समझ में आएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। से कर- नहीं तो आपको कौन समझाएगा, मुझे बताओ। आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, कितनी भी टैरो रीडिंग करा लो, एट द एंड यू आर कंफ्यूज्ड। आपने देखा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अलग अलग माइंड रीडिंग करते हैं, ऑरा रीडिंग करते हैं। इज इट राइट? बट व्हाट अबाउट द करंट सिचुएशन विच इज इन डिमांड फॉर यू? तो वो जब आप फीलिंग के साथ चलोगे, व्हेन यू आर इन वननेस विथ योर हार्ट, इन वननेस विथ योर फीलिंग, आपको समझ में आएगी मेरी आत्मा इस समय क्या करवाना चाहती है मुझसे, कौन सी सेवा करवाना चाहती है, कहाँ दर्शन करवाना चाहती है, किसके मुझे पथ पे जाना है एक उस मोमेंट के लिए। 100% यू हैव टू फॉलो इट। इज इट क्लियर? हम जब बोर्डिंग करते हैं ना एयरपोर्ट पे, वो खुद ही बताते हैं अब आपको ये बस में जाना है, और वो आपको रनवे तक लेके, आपको फ्लाइट तक लेके जाते हैं। इज इट राइट? यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग देम। आप ये नहीं बोल सकते हो मैंने फ्लाइट का पैसा पे किया, मैं बस में नहीं बैठूंगा। आप बोलते हो कभी? सी दिस इज हाउ अप्स एंड डाउन्स। सो देयर शुड बी नो फाइनल डेस्टिनेशन इन योर लाइफ कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए।
यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड दैट इज द वननेस, कि आप उस सिचुएशन को जो डिमांड हो रही है उसके साथ आप वननेस में, और बात खत्म हो गई। सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं और आपको भी प्रॉब्लम नहीं, तो वो डिसॉल्व होगा कि नहीं मुझे बताओ? इमीडिएटली वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो नेक्स्ट कभी कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। लोग बोलते हैं कि डीएनए में से निकलेगा कैसे, तो निकलेगा कब? जब वो सरफेस में आया है, आपने उसको 100% दे दिया, तो क्लियर हो गया कि नहीं? हमने ऑटो वाले को कह दिया कि भाई हमें एस्पॉन छोड़ दो, उसने वहां हमें छोड़ दिया, 100% डिसॉल्व हो गया कि नहीं? वो पैसे लेके हमें 100 मीटर पहले छोड़ देता है, तो वो 100 मीटर का कर्मा रह गया कि नहीं उसका? पैसे किसके लिए उसने? हाँ, एस्कॉन में टेम्पल पे छोड़ने का। लेकिन शातिर दिमाग कैसा है, वो पीछे पीछे गलियों में लेके बोलता है यहाँ उतर जाओ, यहाँ से 100 मीटर है, और जाके पता चलता है 300 मीटर से। सो इसलिए फिर ये लोग को ना ज्यादा सालों तक, ज्यादा जन्मों तक वही जॉब करना पड़ता है, वही खिंचाई ऑटो रिक्शा वाले बनने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म क्लियर भी किया ना उसने। उसको लगता है भाई क्लाइंट को क्या पता चलता है, उतार दो, कौन सा मेरे पीछे आने वाला है। लेकिन दिल में तो आपका लगेगा कि नहीं, पैसे तो पूरे लिए कहाँ उतार दिया मुझे। मतलब ये छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ जा रहा है? आपने खाने के लिए पैसे दिए और आपको फ्रेश फूड नहीं मिला, आपको कैसा लगेगा? चिटिक लगेगा कि नहीं? तो हर मोमेंट में क्या है ना, सबके कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, सबके अक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ये फिर फाइनली नेचुरल कैलेमिटीज में कर्मा क्लियर हो रहा है। बिकॉज आप वननेस में नहीं थे, तो नेचर शून्य करेगा कि नहीं आपको? ग्लोबल वार्मिंग शून्य करेगा, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, जॉब मुश्किल से मिलेंगे, बिजनेस के सैचुरेशन होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलेंगे, ब्रेकअप्स ज्यादा होंगे, डिवोर्सेस ज्यादा होंगे, बिकॉज नो वन इज गिविंग 100%। तो लोग आपके साथ ज्यादा नहीं रहेंगे, आप लोगों के साथ ज्यादा नहीं रह पाओगे। सो एवरी वन इज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन देयर लाइफ। आपको क्या लगता है, सही है? सभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई 100% दिल से दे ही नहीं रहा है। कोई वननेस पे नहीं है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। ऐसा कोई कहता है मुझे बताओ? सलाह देते अरे ये और ऐसे कर सकते थे तुम, और वैसे कर सकते थे। अरे हमने जैसा सोचा, हमने वैसे हमारी परिस्थिति के हिसाब से किया, हमने अपनी खुशी के हिसाब से किया। यू बी हैप्पी विथ माई हैप्पीनेस, डोंट ट्राई टू टीच मी समथिंग। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए था, तुम्हारा ब्लेसिंग चाहिए थी, तुम्हारी वेल विश चाहिए थी, बट कोई दे रहा है क्या मुझे बताओ? कोई तो नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसे अपने हिसाब से चीजें चाहिए थी। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, लोग कहीं दूर दूर पैदल जाते थे उसकी शादी में, उसकी बारात में, और देवर एंजॉय। तब जाके उस हस्बैंड वाइफ को क्या ब्लेसिंग मिलती थी, और उनके रिश्ते हमेशा चलते थे। बट अभी ऐसा है ही नहीं ना। तो मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कहीं पे भी देखो, पैसा टिकता नहीं, रिश्ते टिकते नहीं, हेल्थ टिकती नहीं है। ये क्यों? बिकॉज वी आर नॉट इन वननेस विथ व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस। बी इन एक्सेप्टेंस कि शायद उसको इसी से खुशी मिलती है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप बिस्लरी का पानी पीते हो, कोई बच्चा स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे नल पे मुंह लगा के पानी पी रहा है, ही इज हैप्पी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसको लेक्चर की जरूरत नहीं है। और अगर आप बिस्लरी का पानी दे भी दोगे, तो 1 लीटर 2 लीटर बाद में वापस वही पिएगा कि नहीं वो? इज इट राइट? सो मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डोंट यूज योर माइंड फॉर अदर्स। तो जितनी सलाह आप देते हो, जितनी दखल अंदाजी आप करते हो, उतने ही तो लोग भी तो करेंगे कि नहीं आपकी। तो हम जब कहते हैं ना कि ये दुनिया खराब है, दुनिया अपोज करती है, दुनिया ऐसी है, एक्चुअली ऐसी नहीं है। हम अंदर से जैसे टूटे फूटे पड़े हमारे डिफरेंसेस है ना, हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
हमारे अंदर वननेस आ जाएगा, मुझे नहीं लगता बाहर से कोई क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। हमारे अंदर आना चाहिए। लड़ाई अंदर चल रही है तो बाहर से लड़ाने वाले लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूनिटी कहां होनी चाहिए? हमारे 5 एलिमेंट्स में। यूनिटी कहां होनी चाहिए? माइंड बॉडी सोल में। वननेस कहां होना चाहिए? सोल के कर्मा के साथ। तो मुझे नहीं लगता जब अंदर ही कोई युद्ध चल रहा है तो बाहर से कोई आपको लड़ा सकता है। फिर आप ग्रुप बनाओगे, लीडर्स बनाओगे, पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करोगे, बिकॉज देयर इज नो वननेस। ये जितने भी यंग सोल हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं, ये लोग कोई सोल मिशन के लिए नहीं आते, ये अपने फाइनेंशियल मिशन के लिए आते हैं। और इसलिए वो तरक्की नहीं कर पा रहे। मतलब अगर अमेरिका के कंट्री जैसा अगर ट्रम्प जैसे को खड़ा करता है, इसका मतलब अभी भी वो इतना इवॉल्व नहीं है। तो ही शुड बी वेलकम। लाइक दुबई में, अबू धाबी में आपने देखा कौन सा टेम्पल बना? बैप्स का बना कि नहीं? स्वामीनारायण का। सी दैट इज वननेस। और वहां पे जाओ और वो स्क्रीन पे दिखाते हैं कि पारसी ने ये फंडिंग की, मुस्लिम ने ये लैंड दी, इज इट राइट? साउथ इंडियन ने ये किया, नॉर्थ इंडियन ने ये किया, गुजराती लोगों ने ये किया। दैट इज द वननेस। तब जाके एक बड़ा फाउंडेशन क्रिएट हुआ वहां पे। तो आज की दुनिया में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन सोच ऐसी चाहिए। और वहां की किंग की सोच है तो सब कंट्री के बेस्ट आर्टिस्ट आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, बिल्डर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, तब जाके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। तो इसी तरह से हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमें भी सब कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, सब जातिवादी लोगों को रिस्पेक्ट करना है, सब डिफरेंस ऑफ एज के लोगों को रिस्पेक्ट करना है। दैट इज द वननेस कॉन्सेप्ट। रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो एक्सेप्ट भी तो नहीं करोगे। एक्सेप्ट तो बात की बात है, पहले रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम सोचते नहीं मुझे एक्सेप्ट करना है, पहले रिस्पेक्ट किया, उसको मान दिया, सम्मान दिया। मुझे बताओ, नहीं दिया तो कैसे करोगे? वो टेम्पररी एक्सेप्टेंस होगा क्योंकि अंदर चल रहा नहीं, मुझे सोल इवॉल्व होना है, सोल इवॉल्व होना है। नेक्स्ट मोमेंट पे वापस नॉन एक्सेप्टेंस में आ जाओगे क्योंकि रिस्पेक्ट ही नहीं किया। तो हील करो ये वननेस के सिंबल के साथ कि लेट बी रिस्पेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटा कोई जीव जंतु से लेके बड़े से बड़ा, समझना ना कि नहीं? तो जैनिज्म में भी सिखाया कि इंसेक्ट को रिस्पेक्ट करो, भले वो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट है, समझ में ना? तो वो बड़ी हिंसा नहीं करता है, लोगों को नहीं मारता है, मर्डर नहीं करता है, क्राइम नहीं करता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट सिखाया ऑर्गेनिज्म को, एक्सेप्टेंस नहीं सिखाया जैनिज्म ने। तो ये समझने वाली बात है कि हम लोग लैक कहां पे है, हमारी कमियां खामियां कहां पे है। उस पे वननेस के सिंबल्स की खूब प्रैक्टिस करो आप। जितनी ज्यादा करोगे ना, धीरे धीरे सबकी रिस्पेक्ट आ जाएगी। यू रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ द माइंड, यू रिस्पेक्ट द रिलीजन, यू रिस्पेक्ट द कल्चर, यू रिस्पेक्ट द कस्टम्स, यू रिस्पेक्ट द गोत्रस, द राशिज, द न्यूमरोलॉजिकल डिफरेंसेस। जितना भी कुछ डिफरेंस होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके वास्तु में भी आपका साउथ ईस्ट कटा हुआ है, आप उसको भी रिस्पेक्ट करो कि चलो शायद अग्नि कुछ मुझे सिखाना चाहती है इसलिए कटी हुई है, तो मैं डेली मुने की राइज करूं, डेली फायर सेरेमनी करूं, रोज मैं सूर्य को नमस्कार करूं, तो साउथ ईस्ट कटा हुआ आ गया ना तो भी नुकसान नहीं करेगा आपका। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दोस्ती कि मेरे बर्थ डेट में 2 नंबर नहीं है तो 2 नंबर की क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है, तो रोज 2 नंबर के ऊपर वननेस के सिंबल्स डालो। इज इट राइट? मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये पाप ग्रह है, मेरा सूर्य नीच का है, तो सूर्य ग्रह, सूर्य प्लैनेट पे रोज वननेस के सिंबल्स डालो। तो धीरे धीरे आपका सही में हार्मोनी क्रिएट होगी, आपके साथ ट्यूनिंग क्रिएट होगी। इज इट क्लियर? यू आर बॉर्न विद मिसिंग कंपोनेंट्स बट डोंट डाई विद मिसिंग कंपोनेंट। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूं। आप कर्म से पैदा हुए हो, धर्म से मरो, कर्म से मत मरो। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सब लोग कोई ना कोई कर्म से पैदा हुए, कोई डिफेक्ट से पैदा हुआ है, कोई फिजिकल डिफेक्ट से, कोई मेंटल डिफेक्ट से, कोई रिलेशन के इश्यूज से पैदा हुआ है।
लेकिन मरो तो मत उससे। आपको 70-80 साल मिले करेक्ट करने के लिए। इट्स नॉट अ स्मॉल ड्यूरेशन। और जो एज में अगर आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मिली है, आई थिंक सो इट्स बेटर देन नथिंग, है ना। आज नहीं तो कभी नहीं, बेटर लेट देन नेवर हम कहते ही है ना। तो आज से शुरुआत करो उन सारी चीजों पे हीलिंग करना जहां पे आपको लगता है मेरा इसके साथ वननेस नहीं है। जैसे आपको समझ में आ गया कि हाँ अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन, एक्सेप्टेंस तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। मान देना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। इज इट राइट? जैसे इंसान की एक किडनी खराब होती है ना, तो वो दूसरी किडनी को बोलते थैंक यू यार तूने संभाल लिया, तू दूसरी नहीं है तो भी तूने संभाल, तो वो एक किडनी दूसरी किडनी का भी काम करेगा। और आप अगर गिल्ट करो कि क्या कर्म किया है, मेरी एक ही किडनी है दूसरी नहीं है, तो दूसरी वाली भी काम करना बंद कर देगी। यार मैं कर रहा हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो नहीं है उसके लिए कोसते रहता है। सो दिस इज हाउ ना यू एक्चुअली टॉर्चर योर बॉडी, यू टॉर्चर योर माइंड, यू टॉर्चर योर फीलिंग। तो मुझे बताओ वननेस आएगा कहां से आपके अंदर? मैं सभी गुरुओं को रिस्पेक्ट करता हूं, सभी उनकी फिलोसॉफी, उनकी एथिक्स को फॉलो करता हूं। और मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं बिकॉज उनको भगवान ने कुछ तो एक्स्ट्रा क्वालिटी दे के भेजा है, उनके कुछ सुपर चीज एक्टिवेटेड है। भले मुझे समझ में अभी नहीं भी आता होगा, बट आई रिस्पेक्ट, कुछ तो है उनके अंदर। तो मैं उनका सिंबल्स डालता हूँ कि आज नहीं तो कल मुझे भी थोड़ी बुद्धि आए उनकी उस फिलोसॉफी को समझने के लिए। तो सही में ऐसा होता है कि धीरे 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 मुझे उनके भक्त आते, उनके फॉलोअर्स आते और मुझे बोलते आपको पता है इसमें ऐसा होता है, आपको पता है उसमें ऐसा होता है। So this is how you have to start with the zero. You reach to 10 and 10 is again 1 and 0. Again you are back to 0. समझ में आ रहा है? Then again you start something new. 0 से वापस 10 तक पहुंचोगे, तो 10 का वापस फिगर क्या है? 0, है ना। तो वापस कहीं ना कहीं नई शुरुआत करोगे कि नहीं। सो दिस इज यू ग्रो विथ लर्निंग। आपकी लाइफ लर्निंग से आगे जानी चाहिए, सिर्फ अर्निंग से आगे नहीं जानी चाहिए कि मैंने इतना अर्न किया, मैंने इतना पैसा अर्न किया, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई, मैंने इतनी एफडी बनाई। दैट इज अर्निंग। तो गॉड आपको यही पूछेगा लाइफ बिटवीन लाइफ, आप क्या लर्न करके आए हो, आप क्या अर्न करके आए हो। मुझे नहीं लगता गॉड कभी पूछेंगे, उनको क्या लेना देना, मैं डॉलर में कमा के गया हूं या देराम में या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, भगवान को क्या लेना देना। इज इट राइट? अल्टीमेटली व्हाट यू हैव लर्नड इन योर लाइफ, हाउ मेनी लेसन्स यू हैव लर्न, एंड इट्स योर फ्री विल। आप 3 लेसन सीखने के लिए यहाँ पे आए थे और 30 लेसन सीख के भी जाओगे ना तो 27 प्रॉफिट पे हो कि नहीं। तो 27 मतलब आपने 9 जन्म और बचा लिए। आप कैलकुलेट करके देखो, 9 into 3 27। मैंने बहुत से बड़े बड़े गुरुओं को पूछा कि एक इंसान जीवन में बड़े लेसन कितने सीखता है, तो वो कहता है मैक्सिमम 3 लेसन, बड़े बड़े। तो अगर आपने 30 लेसन एक लाइफ में सीखे हीलिंग करते करते, गुरुओं को एक्सेप्ट करके, रिस्पेक्ट करते हुए, तो सोचो आपने 27 एक्स्ट्रा लेसन सीखे, तो 9 जन्म बचे के नहीं। तो हर जन्म में अगर ऐसे 9 जन्म एक्स्ट्रा आपने एड ऑन किया, टॉप अप कर दिया, तो आपके तो कितने कम हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कैम्ब्रिज बोर्ड का बच्चा है ना, महाराष्ट्र बोर्ड से, एसएससी बोर्ड से ज्यादा सीखता है, वो बड़े 10th में ही रहता है, लेकिन कितनी पढ़ाई ज्यादा करता है। उसके एजुकेशन में क्या नहीं है? हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कहते हैं पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तू प्रेजेंट में अच्छी स्कोरिंग कर, तू साइंस को समझ, तू मैथ्स को समझ, तू ज्योग्राफी को समझ में आ रहा है? क्योंकि तुझे ज्योग्राफी के साथ जीना है, एल्टीट्यूड एटीट्यूड के साथ जीना है, तुझे किसी की हिस्ट्री के साथ नहीं जीना है, किसी का पास्ट के साथ तुझे नहीं जीना है। तो मैं बहुत स्टडी करता हूं कि ऐसा नहीं कि वेस्टर्न एजुकेशन खराब है, वहां पे भी कुछ चीजें अच्छी हैं जो समझने जैसी है। हम लोग का क्या है ना, हमको 10th स्टैंडर्ड तक इतना हिस्ट्री पढ़ाया जाता है कि हम नई कोई सोच के साथ आगे जाते ही नहीं।
हमारा वॉरियर एक्टिवेशन किया जाता है हिस्ट्री से। वो भेदभाव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इज इट राइट? तो आप मुझे बताओ नई सोच कहां से आएगी जब स्कूल में ही नहीं है? उनसे सीख लेना भी पार्शियल प्रॉफिट है, बिकॉज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिया। व्हाट अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस? आप मुझे बताओ, आपके बच्चे आपके अनुभव लेके आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? हाँ, जब आपके बच्चे जिनको आपने पिता किया वो आपकी पास की हिस्ट्री के एक्सपीरियंस को फॉलो नहीं करना चाहते, आप किसी की फॉलो करके क्या करोगे? टेक योर ओन एक्सपीरियंस, अपना इतिहास बनाओ ना। किसी के ऐतिहासिक चीजों को फॉलो करके क्या मिलेगा? हाँ, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जो करेज था, जो गट फीलिंग थी, जो पेट्रियोटिक फीलिंग थी, उसको लेके चल सकते हो आप। वो सराहने जैसी है, रिस्पेक्टेबल है, भगत सिंह की, महात्मा गांधी की, ऐसे लोगों की। लेकिन जो उनकी फाइट थी, जो उनके डिफरेंसेस थे, चाहे वो हिटलर था, उसामा बिन लादेन था, हमें उनके इतिहास से क्या करना? हमको उनके साथ बननेस में नहीं आना है। जीना तो प्रेजेंट लोगों के साथ है कि नहीं? वो तो छूट गए और उन्होंने रीबर्थ ले लिया नई कॉन्शियसनेस के साथ। तो फायदा क्या है मुझे बताओ? हम आउटडेटेड फूड भी नहीं खाते, वेजिटेबल्स भी नहीं खाते, तो हम आउटडेटेड माइंडसेट के साथ कैसे चल सकते? सो बी इन वननेस विद अ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। देयर इज अ डिमांड, प्लीज सप्लाई दैट। नोकिया पीछे रह गया, सैमसंग आगे चला गया, मोटरोला पीछे रह गया। आपने देखा कि नहीं? क्योंकि अपडेट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं समझ रहे लोगों की। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं चलती तो इंसान कैसे आगे चल सकता है? कोई भी ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठता है, ग्रैंडमदर के साथ, और हिस्टोरिकल बातें कोई करते हैं तो बच्चे को कैसा लगता है? बोरिंग लगता है कि नहीं? हमारे बॉम्बे में तो कहते हैं पका रहे दादा, भाग जाते हुए। क्योंकि उनके पास कुछ नई चीजें नहीं ना, नई बातें नहीं है। हमने 2 आने में ये लिया, हमने 4 आने में ये लिया। ये क्या मतलब, फायदा क्या है मुझे बताओ? अगर बड़े बुजुर्ग वननेस में नहीं है प्रेजेंट के जनरेशन के साथ, तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि आपका जनरेशन, नया जनरेशन, आपके कोई ओल्ड कल्चर को फॉलो करे? क्योंकि आपके साथ इतिहास है, आपके साथ कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। आप बोलोगे पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, करप्शन इतना, मतलब ये सारे अगर आप बच्चों में फीड करोगे तो देश से नफरत होके विदेश में ही तो भागेंगे ना वो, इंडिया में थोड़ी रहेंगे वो। तो प्लीज समझने की कोशिश करो, यू बी अपडेटेड पर्सन। कभी पुरानी बातें किसी के सामने मत करो। इफ यू आर इन प्रेजेंट, स्पीक अबाउट द प्रेजेंट। इज इट राइट? एंड साइंस इज द बेस्ट टूल टू हेल्प यू। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, आज जाओ, 2 दिन बाद जाओ, 10 दिन बाद जाओ, वो कहेगा मुझे करंट रिपोर्ट चाहिए, मुझे पुराने रिपोर्ट से मैं डायग्नोसिस नहीं करने वाला हूं। करते कभी? हाँ, बिकॉज दे वॉन्ट द अपडेटेड वर्जन ऑफ यू। शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जो भी है करके, दैट इज द साइंस। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कि हम अगर आज की नीड को समझे, मतलब हम विज्ञान और ज्ञान के साथ चल रहे हैं, और अगर हम नहीं चल रहे तो हम आउटडेटेड है। तो आई डोंट नो हमारी कोई मार्केट वैल्यू। आप बोलेंगे कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है आजकल, कोई मुझे प्यार नहीं करता है आजकल, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है, बिकॉज यू आर आउटडेटेड पर्सन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? कोई कितनी भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करे, कितनी भी जेलसी करे, कितना कुछ भी करे, यू आर अपडेटेड पर्सन ना। आपको कभी कंपटीशन, सैचुरेशन, कभी कोई नेगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट होने ही नहीं वाला, मैं आपको गारंटी देता हूं। भले आपकी 7.5 भी चले तो भी कोई फर्क नहीं, ये कोविड चले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, इसी कोविड में यहाँ पे इतनी रिट्रीट की वृंदावन में, यही होटल में, कोविड के टाइम पे मैक्सिमम इवेंट्स तो हमने यहीं किए थे, और 70-80 लोगों के किए थे यहाँ पे। तो दैट इज बिकॉज वी वर अपडेटेड इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम। लोगों को बहुत मजा आ रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोगों को अपडेट कर रहे थे। लोग घर पे बैठ के डिप्रेशन में जा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे।
और हम उस टाइम पे लोगों को अपडेट कर रहे थे कि ये मेडिटेशन होता है, ये फ्रेशनेस होती है, ये एनर्जी होती है, ये ऑरा होता है, तो लोगों को नया नया सीखने को मिला। तो आप भी प्लीज ट्राई करो अपने अंदर तरंग, नई उमंग, नई एक्साइटमेंट, नई एनर्जी, ये क्रिएट, नई आइडियाज, नई क्रिएटिविटी, तब जाके आप वटनेस में रह पाओगे। नहीं तो पता नहीं आप कब आउटडेटेड हो जाओगे और आपको कोई पूछेगा भी नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इज राइट? यू रिपेयर इट, यू रीजनरेट योर सेल्फ, डोंट बी सो मच टॉक्सिक, डोंट बी सो मच आउटडेटेड पर्सन। नहीं तो कब डिजनरेटिव चेंजेस आपको ट्यूमर व्यूमर सिस्ट क्रिएट करेगा ना, पता भी नहीं चलेगा आपको, समझ भी नहीं आएगा अंदर कब गांठें शुरू हुई और कब हम 4th स्टेज पे पहुंच गए। इज इट राइट? लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप कैंसर ट्रस्ट चलाते हो, आप करते क्या हो, कौन सी ट्रीटमेंट करते हो? मैंने कहा कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, हम सिर्फ लोगों को अपडेटेड करते हैं। कैंसर वैसे ही चले जाता है, बिकॉज कैंसर की गांठ पास्ट के ट्रॉमा से हुई, पास्ट के मेमोरी से, पास्ट इमोशन से हुई। हम उसको प्रेजेंट में लेके आते तो वो गांठ ऐसी छूट जाती है, उसकी कोई इलाज थोड़ी है। जो गलती से कहीं आ गया है, मतलब आप दिवाली में सफाई करते हो तो पास्ट का ही तो कचरा निकालते हो कि नहीं? तो फिर प्रेजेंट में फिर घर आपका फ्रेश हो जाता है। लेकिन कचरा नहीं निकालोगे और सिर्फ दिए जलाओगे, उससे कोई लक्ष्मी माँ थोड़ी आने वाली है। तो एनी डिजीज विच हैज कम फ्रॉम द पास्ट, रिमूव द कॉज, द इफेक्ट विल बी नो मोर। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। डिप्रेशन अगर पास्ट के वजह से आई, एंजाइटी पास्ट के वजह से आई, कैंसर पास्ट के वजह से आया, उस पास्ट के कॉज को समझो। उस कॉज पे आपने काम कर लिया, उसको हमने टाटा बाय बाय कर लिया, तो प्रेजेंट में वो बीमारी है, देयर इज नो एग्जिस्ट, वो रहेगी नहीं ना आपके अंदर। तो उसको कोई तोड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो कि वो आई कहां से, वो क्यों आई। और जैसे आपने समझा और उस पर हीलिंग की, आपने साइकिक सर्जरी की, आपने रिग्रेशन किया, आपने उसको टाटा बाय बाय कर दिया, 3 महीने में, 6 महीने में आप कैंसर से बाहर। बाकी तो हर्ब्स अपना काम करेगी, एक्सलरेशन करेगी, वाटर थेरेपी अपना काम करेगी, डाइट अपना काम करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सरसाइज, जिम, जुम्बा, ये अपना काम करेंगे। ये सब एडल्ट फैक्टर है, बट मेन थिंग इज यू हैव टू लीव द कैंसर फ्रॉम योर माइंड, यू हैव टू लीव द कॉज फ्रॉम योर हार्ट। तो बॉडी उस कैंसर को छोड़ेगा। जब तक दिल और दिमाग से नहीं निकलता ना, मुझे नहीं लगता कोई भी कैंसर निकल सकता। नहीं तो 5 साल के बाद रिलैप्स क्यों होता, मुझे बताओ। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद, क्योंकि कॉज ही नहीं निकला, दिमाग से निकाला ही नहीं उसको आपने। इज राइट? रात गई बात गई, चाहे वो डिवोर्स की वजह से कैंसर हुआ, ब्रेकअप की वजह से हुआ, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जॉब चला गया, या आपका बिजनेस खत्म हो गया, जिसके वजह से भी कैंसर क्रिएट हो गया, छोड़ो, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, बस बात खत्म हो गई। माइंड को एक ही कमांड दो, लेट बी रीस्टार्ट। कोई भी चीज की नई शुरुआत करोगे तो पुरानी सब चीजें छूट जाएगी कि नहीं? ऑटोमेटिक छूट जाएगी, बिकॉज वो पुरानी चीजों से अटैच था और आपने पुरानी चीजों को डिटैच कर दिया, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी तो छूट जाएंगे कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो कोई बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप नंगे पैर भी पैर चलते हो कोई तेरस कामों पे, तो पैर के चक्र में से पुरानी मेमोरीज निकालते हो, तो फ्रेशनेस क्रिएट होती है कि नहीं? लोग पागल थोड़ी है कि हिमालय जाते, तिरुपति जाते, वैष्णो देवी जाते, है ना? क्योंकि मैर के चक्र में तो पास्ट है आपका, उससे आपने निकाल दिया तो बात खत्म हो गई। सो सेम चीजें हम यहां से निकालते हैं, बिकॉज हम सोल कॉन्शियसनेस हो गए। जो बॉडी कॉन्शियस है वो पैर से निकालते हैं। और अगर हमने इंटीग्रेट किया, पैदल चलते चलते हमने मेडिटेशन किया, ब्रेथ एंड कोडिंग किया, सिंबल्स डाले, साइकिक सर्जरी किया, तो पैर से भी निकलेगा, हार्ट से भी निकलेगा, माइंड से भी निकलेगा, सोल से भी निकलेगा। दिस इज वननेस ट्रीटमेंट। अब समझ में आ रहा है आपको? जो हम समझा रहे हैं इंटीग्रेशन का मतलब है वननेस, कि सब तरीके से करो। शरीर से भी बीमारी को निकालो, मन से निकालो, दिल से निकालो, आत्मा से भी निकालो, सब पिलिंग कर दो, सब लेयर्स को टाटा बाय बाय। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जहां पे भी मिलेंगे, आप एक नई लाइफ की शुरुआत के साथ हमें मिलेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम डिस्कस ना मेरे साथ करके कोई फायदा है, ना किसी से बात करके फायदा है, बिकॉज पास्ट इज वास्ट एंड पास्ट इज वेस्ट।
हमें उसका बर्डन लेके चलना भी नहीं है, उसकी बातें करनी भी नहीं है। बिकॉज यूनिवर्स में आप जो भी बातें करोगे, आपको ही न्यूट्रलाइज करने के लिए, शून्य करने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो वाई टू अगेन स्पीक अबाउट द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इससे तो नई बातें करो ना, राइट? आपको लगता है नई बात करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत है। एक कोई बाहर से आइसक्रीम भी आपने ले ली और आइसक्रीम की भी बात की कि यार ये फ्लेवर मैंने कभी खाया नहीं, आज मैंने खाया, आज मुझे ये टेस्ट आया, तो ये भी तो प्रेजेंट की बात हुई कि नहीं? कोई एक टॉफी खा ली, कुछ एक सीन देख लिया कि हाँ आज ये मुझे पहाड़ पहली बार दिखे, आज ये नजारा कितना खूबसूरत है। पहले भी था, आपकी नजर नहीं जा रही थी उस पे, फास्ट के थॉट में जा रही थी, नेचर को तो देख ही नहीं रहे आप। See, this is how you have to occupy your mind with new things and present things. तो मुझे नहीं लगता आपको कोई ज्यादा समय तक आ रख सकता है, डिप्रेस रख सकता है। कोई दवाई की जरूरत नहीं आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।